गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम प्रीलिम्स बूस्टर का अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है क्रू वन मिशन। अब ये क्रू वन मिशन जो है वो नासा और स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करती है। तो उसका उन्होंने दोनों ने मिल के ये प्रोग्राम शुरू किया है कि ये मिशन जो है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए, ठीक है। क्रू को भेजने के लिए या फिर कार्गो भेजना हो या फिर स्पेस में जाने की जो कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है। अब वो दोनों कंटेक्स्ट में हो सकती है, रिसर्च के लिए एस्ट्रोनॉट्स को भेजना या फिर इवन टूरिस्ट्स, अगर टूरिस्ट्स को भी भेजना हो वहाँ पर। तो फ्यूचर में नासा ने भेजना चाहते हो अगर हमारे अर्थ से टूरिस्ट को, आप और मेरे जैसे लोगों को भी भेजना अगर चाहते हो, तो उसकी भी कॉस्ट को इतना कम कैसे किया जा सके, अफोर्डेबल कैसे बनाया जा सके कि लोग भी वहाँ पर जा सके, ठीक है। तो ये ऐसा सिक्स सिक्स मिशंस जाएंगे। उसमें से पहला मिशन जो है क्रू वन का जो पहला मिशन है वो अभी गया है रिसेंटली। और उसके जो स्पेस क्राफ्ट का नाम है जिसमें वो जिस स्पेस क्राफ्ट में बैठ के गए हैं वो जो एस्ट्रोनॉट्स, उसका नाम है रेजिलियंस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कुछ स्टेट एग्जाम्स में आपसे ये नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये रेजिलियंस याद रखना। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू मेक इट एक्सेसिबल, टू मेक इट ईजियर फॉर people to reach space and to reduce the cost of cargo and crew so that it can be easily transported to and from the ISS। अब ISS क्या चीज़ है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ही लेकर जाने का इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। तो लोगों को इंटरने अगर टूरिस्ट भी जाएंगे तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारा स्पेस में मौजूद है, जो हमारा एक तरह से वहाँ पर हमारा एक हेडक्वार्टर है एक तरह से, हमारे जो अर्थ का जिसके सारे लोग पार्ट हैं, सारी यूएस रशिया और जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक स्पेस स्टेशन वहाँ पर लगाया है जो वहाँ तक लोगों को लेके जाने का एक ये मिशन है, ठीक है। तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए कॉस्ट इफेक्टिवली, उसको जाने के लिए प्रॉपर मिशन बनाया गया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब रिसेंटली इंडिया ने इसको, अब ये RCEP इन्फोर्स हुआ है रिसेंटली, नवंबर 2020 में इसको साइन होकर इन्फोर्स होना था। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया इसका इनिशियली तो पार्ट था, लेकिन नवंबर 2019 में इंडिया इससे बैकआउट कर गया था। तो इंडिया ने कहा था कि मैं इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते हम। तो इन RCEP कंट्रीज़ ने इंडिया को बोला है कि ठीक है, अगर आप हमारे मेंबर नहीं बने हो, लेकिन हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप फ्यूचर में कभी हमारे मेंबर बनना चाहोगे तो आप डायरेक्टली हमारे को ज्वाइन कर सकते हो। हम आपकी डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको हम रिव्यू करके आपको मेंबर बनाने के लिए उस पर डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अगर कोई और कंट्री जो पहले RCEP की नेगोशिएशन में नहीं थी, फॉर एग्जांपल यूके, जैसे अगर यूके को अगर ज्वाइन करना हो तो उसको 18 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन देने के 18 महीने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। 18 महीने के बाद उनकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और उनको रखना है या नहीं रखना है उस पर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। अब RCEP क्या है कि ये एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 10 मेंबर कंट्रीज़ ऑफ एशियान उनके बीच में और 6 कंट्रीज़ एशियन ब्लॉक के और बाकी की जो 6 कंट्रीज़ थी उनके बीच में ये साइन होना था, ठीक है। अब 6 कंट्रीज़ के बीच में तो नहीं हो पाया, लेकिन 5 कंट्रीज़ के बीच में हुआ, ठीक है। सिक्स्थ कंट्री कौन सी थी? इंडिया। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, तो बाकी जो 5 कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड के साथ एशियान ने मिलके रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को साइन किया है, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है एक दूसरे की कंट्री में फ्रीली मूव कर सकें, टैरिफ्स बहुत कम हो या फिर बिल्कुल ही ना हो, ये इंश्योर करने के लिए RCEP बनाया गया था, ठीक है। अब इंडिया क्यों इसको ज्वाइन नहीं किया, इंडिया की क्या डिमांड्स थी जिसको RCEP के मेंबर कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसी की वजह से इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो वो देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इंडिया ने क्या डिमांड रखी थी कि जो बेस ईयर है टैरिफ रिडक्शन का उसको 2019 से 20 रखा जाए, 2014-15 ना रखा जाए, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे थे इंडिया वाले, ऐसे डिमांड क्यों कर रहे थे? क्योंकि 2014-15 में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स थी वो बहुत कम थी, ठीक है। अब उसको हमने 2019-20 तक आते आते बहुत बढ़ा दिया था ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, थोड़ा कम कर सके, चाइना से हमारे में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कम आए, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया चाह रहा था कि 2014-15 पे जो हमारा बहुत कम टैरिफ है, अगर हम उसको बेस ईयर बना लेंगे तो हमारे को बहुत नुकसान होगा, ठीक है। हमको इसलिए हमने ज़्यादा
बेस ईयर जब हमने टैरिफ्स ज़्यादा लगा दिए हैं, तो उसको हम बेस ईयर बनाने की डिमांड कर रहे थे, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जो इम्पोर्ट है जो चाइना से, वो ज़्यादा ना आ पाए, ठीक है। एक हमने ऑटो ट्रिगर मैकेनिज़्म की बात भी की थी, ठीक है, कि अगर कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होने लग गया है, जैसे समझ लो, क्योंकि जब ज़ीरो टैरिफ हो जाएगा प्रोडक्ट में, इम्पोर्ट में, तो बहुत ज़्यादा चाइना से इम्पोर्ट करने लग जाएंगे हमारे इंडिया में जो हमारे डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं। तो एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज़्म आना चाहिए, ताकि इंपोर्ट की जो एक बाढ़ आने की स्थिति हो जाएगी कि हम बहुत ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करने लग जाएंगे हमारे जो इंपोर्टर्स, तो उसमें एक ऐसा एक सेफ्टी मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हम इंडियन जो गवर्नमेंट है वो यूज़ करके उस इंपोर्ट को कंट्रोल कर सके या उसको थोड़ा सा रोक सके। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर आरसीईपी का जो है रेलेवेंसी क्वेश्चन में आ जाएगी। फिर तो कोई भी कंट्री आर्बिट्रेरी ये लगा सकती है कि हमारे कंट्री में इंपोर्ट सर्ज हो रहा है, तो हम नहीं चाहते, इसलिए हम इसको रोकना चाहते हैं, ठीक है। एक और क्या हमारा इशू था कि हमको हमेशा ऐसा लगता था कि जो एशियान है उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के करने से हमको ये नुकसान हुआ कि चाइना का, हमारा एशियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और चाइना का भी एशियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन इंडिया और चाइना का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो चाइना क्या करता था कि एशियन कंट्रीज़ के थ्रू हमारी कंट्री में बहुत ही कम या फिर ज़ीरो टैरिफ्स पर प्रोडक्ट अपने बेचता था। वो खुद डायरेक्टली तो हमारी कंट्रीज़ में ज़ीरो टैरिफ पे नहीं बेच सकता था चाइना, वो एशियन कंट्रीज़ के थ्रू इंडिया में बेचता था। तो इंडिया ने क्या कहा कि आरसीईपी में स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लॉज लगे, कि पता लग जाए कि कौन सी कंट्री ओरिजिनेट हो से ये प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या होना था कि एशियन कंट्रीज़ का, समझ लीजिए कि किसी, एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझ लीजिए यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन इंडिया, मैं ये भी एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि इंडिया का समझ लो, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ नहीं है। तो यूके एशियन का यूज़ करके हमारे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स फ्री ज़ीरो टैरिफ पर ना बेच पाए, इसलिए हमने कहा था कि स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्लॉज होना चाहिए, ठीक है, थर्ड कंट्री की इंपोर्ट्स को रोकने के लिए। उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इंडिया इस चीज़ के भी अगेंस्ट था कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, समझ लीजिए सिंगापुर का कोई इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, या जापान की, आप सुजुकी का एग्जांपल लेते हैं कि जापान की सुजुकी ने अगर इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट की है, वो अपनी कार्स बना रहा है या बाइक्स बना रहा है, तो अगर उसकी कोई प्रॉब्लम आती है इंडिया में, तो वो इंडिया के ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इंडिया की जुडिशरी के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। अभी आरसीईपी में क्या है कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, कि सिंगापुर जो है या जापान जो है, सुजुकी जो है, वो इंडियन गवर्नमेंट को आरसीईपी के बैक्ड एक इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को में ले जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट को उसका पार्टी बनाकर, ऐसी एक तरह समझ लीजिए, ऐसे एक जुडिशल अपरेटस में ले जाएगा जिसमें इंडिया की जुडिशरी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो इंडिया भी उसके फेवर में नहीं था, कि इंडिया कह रहा था कि जो भी केस होंगे, जो उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, वो इंडिया की जुडिशरी ही रिजॉल्व करेगी उन केसेस को, हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लेके जाना चाहते, ठीक है। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में आ रहा है कि स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट भी था, इंडिया ने सिर्फ इन रीजंस की वजह से ही इसको आरसीईपी को साइन नहीं किया है, बल्कि और भी रीजंस थे। अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि नो पैक्ट वाज बेटर देन अ बैड एग्रीमेंट। तो उन्होंने कहा कि हमने ये प्रेफर किया कि इससे अच्छा कि एक बैड एग्रीमेंट किया जाए, उससे बेटर ये है, हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ये देखा कि इससे अच्छा एग्रीमेंट ना ही किया जाए। बैड एग्रीमेंट करने से बेटर है कि आप ना ही कोई एग्रीमेंट करो, ठीक है। और एक और स्ट्रेटेजिक एंगल ये था कि इंडिया नहीं चाहता कि, क्योंकि इंडिया ने भी रिसेंटली जब ये देखा कि चाइना का हमारे प्रति कैसा एटीट्यूड हो गया है, तो इंडिया ने उनके भी आपने देखा होगा कि हमने कभी उनकी ऐप्स बैन की हैं, फिर कुछ प्रोडक्ट्स की हम उनको बैन करना चाहते हैं। तो अगर आरसीईपी में हम होते तो हम उनको वो चीज़ों को बैन नहीं कर सकते थे। तो इंडिया का स्ट्रेटजिक कंटेक्स्ट भी था कि चाइना के साथ हम एक तरह से फ्री ट्रेड नहीं करना चाहते, ठीक है। और इंडिया का एक और पोजीशन थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दिया कि जब ये आरसीईपी साइन हो रहा है, तो इसमें ये अजम्पशन ली जा रही है कि फ्री ट्रेड से इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा,
ठीक है। लेकिन जब फ्री ट्रेड की तरफ हमारी इकोनॉमी मूव हुई 1991 में, उसके बाद से अगर आज तक का देखा जाए तो इंडिया को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उससे सिर्फ नुकसान ही हुआ है। इंडिया में सिर्फ इंपोर्ट्स ही बढ़े हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़े। ठीक है, वो ये देखो ये कह रहे हैं ना, इंडियन एक्सपोर्ट्स आर, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंडियन एक्सपोर्ट्स आर बूमिंग, बट दे आर नॉट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमको डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ के ऊपर फोकस करना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम आरसीईपी को साइन नहीं करना चाहते। ठीक है, अब यही जो आपको मैंने बातें बताई हैं कि हमारे लिए ओपन कर दिया है उन्होंने, जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है, जो क्वाड की कंट्रीज़ हैं, वो नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो इसको परमानेंटली छोड़ के चला जाए। वो चाहते हैं कि इंडिया एक बैलेंसिंग फिगर की तरह काम करे आरसीईपी में, क्योंकि इंडिया को वो चाहते हैं कि वो एक बैलेंसिंग रोल प्ले करे चाइना के अगेंस्ट आरसीईपी के अंदर। ठीक है, तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के अंदर ये सारा पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल पॉइंट तो नहीं है। और इसके अंदर एक और आपको कंक्लूजन में लिखने में बहुत अच्छी लगेगी स्टेटमेंट, इफ़ यू डोंट वांट टू बी ऑन द मेन्यू यू हैव टू बी एट द टेबल। अगर आप नहीं चाहते कि आप मेन्यू पे आए, तो कम से कम आपको टेबल पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल पे आने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप आरसीपी को नहीं भी साइन कर रहे फिर भी आपको टेबल पे आना मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस एटलीस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन बन जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्स रेशियो। अब रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। उसके मुताबिक इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी स्टेट है वहाँ पर सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो पाई गई है। ठीक है, वहाँ पर रादर 1084 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पर। अब सेक्स रेशियो क्या होती है, नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल्स। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो उन्हीं 1000 लड़कों पर 1084 मतलब 1084 जो है लड़कियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, ये देखिए फिगर दिया ना 1084। अब सिमिलरली सबसे वर्स्ट कहाँ पर है, वो है मणिपुर में। मणिपुर में जो ये आंकड़ा है ये बहुत ही नीचे है 757, मतलब अगर 1000 लड़के पैदा होते हैं तो उस पर सिर्फ 757 लड़कियां पैदा होती हैं, तो ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियां पैदा होनी चाहिए, 50-50 का मतलब ये 1:1 होनी चाहिए रेशियो, बट ये रेशियो है स्क्यूड है अगेंस्ट फीमेल। और अरुणाचल प्रदेश में ये जो रेशियो है वो स्क्यूड है अगेंस्ट मेल्स। ठीक है, तो अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में आप देख लो अरुणाचल प्रदेश की क्या है, पंजाब, गुजरात, मणिपुर, हरियाणा की, क्योंकि न्यूज़ में रहती है तो हरियाणा की 914 है। अब इसमें आप और एक ये चीज़ याद रखो कि सेक्स रेशियो जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से 943 है इंडिया की। ठीक है, लेकिन अब जो ये रीसेंट स्टडी आई है इसके अंदर ये देखा गया है कि जो हमारी जो रजिस्टर्ड बर्थ्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, 2.33 करोड़ 2018 में थे और 2.21 करोड़ 2017 में थे, तो मतलब 2.21 से 2.33 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या है। वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, जिन्होंने सर्वे किया है, तो ये याद रखना, ये जनरली आपको याद नहीं रहेगा, ये एक बहुत अजीब सा टेढ़ा सा फैक्ट है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, आप ये सोचोगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। ये पॉपुलेशन सेंसस करते हैं और ये फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के जो हमारे आंकड़े हैं, बर्थ एंड डेथ के जो आंकड़े हैं वो सब भी यही देखते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, अब हमारा एक और टॉपिक न्यूज़ में है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 12 अभी जो ये मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में अभी एक 1200 ट्राइबल्स ने केस रिव्यू फाइल किया था, क्योंकि क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में उनके खिलाफ एक जजमेंट दी थी जिनमें उनको कहा था कि आप उनको एविक्शन के लिए नोटिस मिल गया था ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल को। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, उसमें से जो 1200 ट्राइबल्स जो हुंसूर तालुक मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उन्होंने रिव्यू पटिशन डाली थी कि हमें मत निकाला जाए यहाँ से, हमें ना निकाला जाए। ठीक है, लेकिन उस पटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया है लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा। तो हम देख लेते हैं कि ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है क्या। अब ये राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, जो फॉरेस्ट में कम्युनिटीज़ रह रही हैं या जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं, उनके राइट्स की बात करता है ये एक्ट। ठीक है,
उनको हमेशा से दबाया गया है। उनकी कोई फॉरेस्ट में जब कुछ भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके राइट्स का ध्यान नहीं रखा जाता था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी। लेकिन उनको राइट्स देने के लिए उनकी ज़मीन पर, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर, उनकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनको राइट्स देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 2005 में। ठीक है, 2006 में ये 2006 में, आई एम सॉरी, तो 2006 में, दिसंबर 2006 में ये एक्ट पास किया गया और लीगल रिकॉग्निशन टू राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ दिया गया। अब थोड़ा देखते हैं कि कौन से राइट्स दिए गए हैं। टाइटल राइट्स, ओनरशिप के राइट्स, लैंड के ओनरशिप के राइट्स दिए गए हैं। अब उसमें थोड़ी सी क्लॉज हैं, थोड़ी सी कंडीशंस हैं कि ट्राइबल्स जो कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड, जो ट्राइबल्स या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड फॉरेस्ट के अंदर, और मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स तक, ठीक है, उतने ही लैंड पर उनको ओनरशिप का राइट मिल सकता है। या तो वो 4 हेक्टेयर से ऊपर अगर चला जाएगा तो भी उनको उसके ऊपर उनका ओनरशिप राइट नहीं है, या फिर अगर वो उसको कल्टीवेट नहीं कर रहे, उसके ऊपर खेती नहीं कर रहे, तो भी वो उस पर ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, और कब तक वो खेती कर रहे होने चाहिए थे कि दिसंबर 13 2005 तक अगर वो खेती कर रहे थे उसके ऊपर, तभी वो उसके ऊपर राइट क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, ये नहीं कि उसके बाद उन्होंने खेती शुरू करी और तब वो कहें कि हम इस पे खेती कर रहे हैं तो इस पे हमारा राइट है, तब उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, यूज़ राइट्स मतलब टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब याद रखो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन सी हैं? सिर्फ नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है इसमें, और ग्रेजिंग एरियाज, पेस्टोरलिस्ट राउट्स, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स टू रिहेबिलिटेशन, अब ताकि उनको निकाला ना जा सके और उनकी डिस्प्लेसमेंट ना की जा सके और उनको फॉरेस्ट में प्रोटेक्शन दी जा सके, इसके लिए ये राइट्स सिक्योर किए गए हैं उन कम्युनिटीज़ के। अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, ताकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसी के अंदर क्लॉज हैं, प्रोविजंस हैं। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं थोड़ी सी, कि वो इंसान जो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के लिए क्लेम कर रहा है कि वो उसका वहाँ पर लैंड है, उसको बेसिकली वहाँ पर रिजाइड करना होना चाहिए, वो इंसान वहाँ पर रहता होना चाहिए। और कौन हो सकता है वो? कि जो उसी एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब रजिस्टर्ड हो। ठीक है, या तो वो उस एरिया की शेड्यूल्ड ट्राइब हो, उसी एरिया की शेड्यूल्ड ट्राइब, ये नहीं कि अगर जैसे समझ लीजिए, इसी का एग्जांपल लें हम, कि मैसूरू डिस्ट्रिक्ट का जो ये ताल्लुक है, अगर वहाँ की ये जो कोई पर्सन अगर क्लेम कर रहा है कि वो उसको फॉरेस्ट राइट्स को क्लेम कर रहा है, तो उसको वहीं का ही शेड्यूल्ड ट्राइब होना चाहिए, वो कहीं और का शेड्यूल्ड ट्राइब रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर वो उस एरिया में उसकी फैमिली उसकी जो लीनेज है वो 75 साल से उसी एरिया में रह रही हो। ठीक है, तो भी उसको फॉरेस्ट राइट्स पे क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है कि वो जो भी एप्लीकेंट है उसको ग्राम सभा से पहले पास कराना पड़ेगा, फिर रेजोल्यूशन पास होगा, फिर ताल्लुक लेवल पर सब डिवीज़न में उसकी स्क्रीनिंग कमेटी उसको रिव्यू करेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको रिव्यू किया जाएगा। अब जो ये हम केस देख रहे हैं उसमें जो ये ताल्लुक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटीज़ हैं, उन्होंने पाया कि इनका कोई राइट नहीं है, इन 1200 ट्राइबल्स का राइट नहीं बनता है, इसीलिए इनको एविक्ट करने के लिए अब नोटिस दिया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप पर ही फेल हो गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने एविक्शन की बात की है कि जो लोग इलीगली बैठे हैं फॉरेस्ट राइट्स क्लेम करके, उनको निकाला जाए, तो जब उनको रिव्यू पिटिशन में देखा गया, रिव्यू जब इनको निकालने की बारी आई, तो इन्होंने रिव्यू पिटिशन डाली कि नहीं, हम आप दोबारा से रिव्यू करो, हमारे सच में राइट्स बनते हैं। लेकिन जब लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो ये ताल्लुक लेवल पर और जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्क्रीनिंग कमेटीज़ हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, आपके राइट्स नहीं बनते, तो इनको अब शायद निकाला जाएगा। ठीक है, अब ये लॉ क्यों नेसेसरी था? आपको मैंने बताया है कि ब्रिटिश टाइम पर जो ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, इनके या ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ थी, इनके राइट्स नहीं होते थे, इनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, इनके राइट्स भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किए जाते थे, इनके एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स थे उनको भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, कोई भी इनको मार्केट प्राइस नहीं मिलता था, या इनके जो इकोनॉमिक राइट्स थे उसको भी सिक्योर नहीं किया जाता था। उसके लिए ही ये फॉरेस्ट एक्ट उनकी कम्युनिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए ही लाया गया है 2006 में। ठीक है,
अब एक छोटा सा एक टॉपिक है गोल्डन वीज़ा। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये गोल्डन वीज़ा सिस्टम जो है उसको एक्सटेंड किया है। अब ये गोल्डन वीज़ा सिस्टम क्या है, 10 ईयर्स का वो रेजिडेंसी परमिट देते हैं, रहने का आपको इजाज़त देते हैं 10 साल की यूएई के अंदर। कुछ प्रोफेशनल्स को, कुछ स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स को, रिसर्चर्स को। अब ये किस किस को देते हैं ये आप इसमें डिटेल्स में पढ़ लेना पीडीएफ में से, इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, बट आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जो है वो किस कंट्री का है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको कनाडा, यूके, यूएस, आपको अगर ये ऑप्शन से ऐसे आ जाएं तो आप इसमें याद रखना कि वो नहीं है, ये सिर्फ यूएई का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।